हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के आज 20+ आज की इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे या वन लाइनर होंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट्स फुल फॉर्म भी बताई जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना। वहाँ पर आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, चाहे वो आपका हाइड्रोलिक्स हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो या आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इन तीनों सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के काफ़ी सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर सारी वीडियो अभी तक की वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर पूछा गया है कि रोबोट नियंत्रण प्रणाली के 2 मुख्य घटक कौन से होते हैं। यानी कि हमसे यहाँ पर पूछा गया जो रोबोट कंट्रोल सिस्टम होता है उसके 2 मुख्य एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, एक तो आपका होता है कंपरेटर और दूसरा आपका होता है प्रोग्रामर मेमोरी। तो आपसे पूछ ले कि रोबोट नियंत्रण प्रणाली के 2 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो वो आपका एक कंपरेटर होता है और दूसरा आपका प्रोग्रामर मेमोरी होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रोबोट नियंत्रण प्रणाली के जो मुख्य घटक होते हैं वो कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक आपका कंपरेटर होता है और दूसरा आपका प्रोग्रामर मेमोरी होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछेगा आपसे सेमेस्टर एग्जाम में कि निम्न में से रोबोट नियंत्रण प्रणाली में 2 मुख्य घटक कौन से होते हैं। तो आपको एक ऑप्शन दे देगा कंपरेटर, दूसरे में आपका प्रोग्रामर, तीसरा देगा ए एंड बी और चौथा आपको ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कंपरेटर और प्रोग्रामर जो होता है वो रोबोट नियंत्रण प्रणाली के जो है 2 मुख्य घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वो वॉल्व को चलाने अथवा बंद करने का कार्य कौन करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से सर्वो वॉल्व को चलाने अथवा बंद करने का जो कार्य है वो कौन करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है वो हमारा सर्वो वॉल्व को चलाने अथवा उसको बंद करने का कार्य हमारा सर्वो वॉल्व करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से सर्वो वॉल्व को चलाने अथवा बंद करने में किसका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजली आपूर्ति यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्लॉक का कार्य क्या होता है। जो आपका रोबोट सिस्टम में इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्लॉक लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, जो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्लॉक होता है उसका कार्य होता है एसी वोल्टेज को नियंत्रक के लिए डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना आपका जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्लॉक का कार्य होता है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि जो हमारा एसी वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्लॉक का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि रोबोट वर्क सेल के लिए सभी डेटा को किसके द्वारा आदेशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा रोबोट वर्क सेल में सभी डेटा को आदेशित किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसके द्वारा रोबोट वर्क सेल के लिए
डेटा को आदेशित किया जाता है, तो वहाँ पर आपका इसका आंसर होगा कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा रोबोट वर्क सेल के लिए सभी डेटा को हम माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा आदेशित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि रोबोट वर्क सेल के लिए सभी डेटा को कौन आदेशित करता है। तो जो आपका रोबोट वर्क सेल का जो सभी पूरा डाटा होता है उसको जो है आदेशित करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यांत्रिक बल को यानी कि मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप इस पे। आपसे पूछा गया है कि यांत्रिक बल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर आपका जो है ट्रांसड्यूसर जो लगा होता है वो आपका यांत्रिक बल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से किसके द्वारा यांत्रिक बल को यानी कि मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, ट्रांसड्यूसर के द्वारा हम क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसके द्वारा संसाधित करते हैं। तो आपका क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको किसके द्वारा संसाधित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर होगा कि रोबोट कंट्रोलर के द्वारा ही हम इलेक्ट्रिक सिग्नल को संसाधित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, रोबोट कंट्रोलर के द्वारा। तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसके द्वारा संसाधित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रोबोट कंट्रोलर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक सिग्नल को संसाधित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रोबोट सेंसर क्या होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि जो रोबोट सेंसर होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। जो हमारा फ्रेंड्स सेंसर होता है, सेंसर एक ऐसे अवयव होते हैं या उपकरण होते हैं जो रोबोट को किसी भी प्रकार के मापन से अवगत कराते हैं तथा इन्हें सचेत करते हैं, वो हमारे रोबोट सेंसर कहलाते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो हमारा फ्रेंड्स सेंसर होता है वो एक ऐसा उपकरण होता है जो रोबोट को किसी प्रकार के मापन से अवगत कराता है तथा उन्हें सचेत करने का कार्य करता है, वो हमारा सेंसर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले कि सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि सेंसर के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार का हमारा सेंसर होता है। पहला आपका जो होता है कॉन्टेक्ट सेंसर, दूसरा आपका होता है नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर और तीसरा आपका होगा विजन सेंसर। तो यहाँ पर 3 सेंसर होते हैं आपके, एक कॉन्टेक्ट सेंसर, नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर और एक आपका थर्ड होता है विजन सेंसर। तो आपसे पूछ लेगा कि सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंसर जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका कॉन्टेक्ट सेंसर, नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर और आपका एक होता है विजन सेंसर। बाकी तो आपके बहुत सारे सेंसर होते हैं, लेकिन जो आपका मेन सेंसर होगा वो इन्हीं सेंसर का प्रयोग करके हम रोबोट में कार्य करते हैं। ये जो मैंने 3 सेंसर बताए फ्रेंड्स, ये आपके क्या होते हैं, मुख्य सेंसर होते हैं। और काफ़ी तो आपके और भी होते हैं दूसरे प्रकार के, जैसे आपका टच सेंसर हो गया, फोर्स सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया और आपका काफ़ी सारे हो गए, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, फोटो ऑप्टिक सेंसर हो गया। तो मतलब काफ़ी सारे सेंसर होते हैं, लेकिन आपके बात करें मुख्य सेंसर की तो वो आपके 3 होते हैं। आपका एक कॉन्टेक्ट सेंसर होता है, नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर होता है, तीसरा आपका विजन सेंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स सेंसर का जो है प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि फोर्स सेंसर का उपयोग कहाँ करते हैं।
तो जो आपका फ्रेंड्स फोर्स सेंसर होता है, इसका प्रयोग जो है हम रोबोट की आर्म द्वारा नीचे की ओर लाई जाने वाली फोर्स को मापने के लिए हम यहाँ पर फोर्स सेंसर का उपयोग कर लेते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि फोर्स सेंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फोर्स सेंसर का जो है फ्रेंड्स हम उपयोग करते हैं वो रोबोट की आर्म द्वारा नीचे की ओर लाई जाने वाले बल को मापने के लिए हम फोर्स सेंसर का उपयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपसे पूछा गया है कि इंटरलॉक रोबोट वर्क सेल में किसके रूप में कार्य करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि इंटरलॉक जो है आपका रोबोट वर्क सेल में किसके रूप में कार्य करता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा इंटरलॉक होता है वो रोबोट वर्क सेल में एक सेंसर के रूप में कार्य करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से इंटरलॉक रोबोट वर्क सेल में किसके रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा इंटरलॉक होगा वो रोबोट वर्क सेल में एक सेंसर के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना इस पे। आपसे पूछा गया है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो फ्रेंड्स बात करें आप हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वो आपका 4 प्रकार का हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब ये जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। तो आपका पहला आपका होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा आपका होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर तीसरा आपका होता है पोलर, और चौथा आपका होगा रिवॉल्यूट। तो यहाँ पर हमारे 4 प्रकार के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा MVS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपसे पूछ ले कि MVS जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा मशीन विजन सिस्टम। तो आज आपका इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। 50 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आपका कोई ना कोई फुल फॉर्म तो पूछा जाएगा। तो अभी वीडियो के लास्ट में भी आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैंने बताए हैं, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर रहना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 11 कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार के मैंने नाम बता दिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला आपका होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा आपका होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तीसरा हमारा पोलर होता है, और चौथा हमारा रिवॉल्यूट होता है। खाली आप इसके बारे में समझिए, इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी डीपली अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो हमें मतलब केवल ऑब्जेक्टिव से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MVS का फुल फॉर्म हमने देख लिया जो होता है मशीन विजन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछा गया है कि इंटरलॉक को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। जो फ्रेंड्स हमारा इंटरलॉक होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका इनपुट इंटरलॉक होता है, दूसरा हमारा आउटपुट इंटरलॉक होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि जो हमारा इंटरलॉक होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा इनपुट इंटरलॉक होगा और दूसरा हमारा आउटपुट इंटरलॉक होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा इसी से है, इनपुट इंटरलॉक से ही है। 14वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर कि इनपुट इंटरलॉक जो है उसमें किसका प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि इनपुट इंटरलॉक में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो इनपुट इंटरलॉक होता है उसमें हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है इनपुट इंटरलॉक में किया जाता है। तो वहाँ पर हम संकेत का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटपुट इंटरलॉक जो है किसका प्रयोग करते हैं। आउटपुट इंटरलॉक में किसका प्रयोग किया जाता है। या आपसे पूछ ले कि आउटपुट इंटरलॉक किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा आउटपुट इंटरलॉक होता है वह सिग्नल का प्रयोग करता है। तो आपसे पूछ ले कि इनपुट इंटरलॉक किसका प्रयोग करता है, तो वो हमारा संकेत का प्रयोग करता है। और आपसे पूछ ले कि जो हमारा आउटपुट इंटरलॉक होता है वो किसका प्रयोग करता है, तो वो हमारा जो है सिग्नल का प्रयोग करेगा। तो इनपुट इंटरलॉक संकेत का प्रयोग करेगा और आउटपुट इंटरलॉक हमारा सिग्नल का प्रयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन आपका पूछा गया है POS का फुल फॉर्म।
POS का जो फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स वो होगा फोटो ऑप्टिक सेंसर। ये भी आपका एक प्रकार का सेंसर होता है। तो जो आपका POS होगा उसका फुल फॉर्म होगा फोटो ऑप्टिक सेंसर। तो अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा POS होता है उसका जो फुल फॉर्म होगा वो हमारा फोटो ऑप्टिक सेंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के सिलेंडर में द्रव को अंदर या बाहर प्रवाहित किया जा सकता है। तो आपसे पूछ लेगा कि सेमेस्टर एग्जाम के में कि निम्न में से किसमें सिलेंडर में द्रव को या तो अंदर प्रवाहित किया जाता है या तो द्रव को बाहर प्रवाहित किया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि सर्वो सिलेंडर इंजन में हम द्रव को अंदर या बाहर प्रवाहित कर सकते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसमें सिलेंडर में द्रव को अंदर या बाहर प्रवाहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वो वॉल्व सिलेंडर में द्रव को अंदर या बाहर प्रवाहित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि FDM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि जो हमारा फ्रेंड्स FDM होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो हमारा फ्रेंड्स FDM सिस्टम होता है उसका फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। तो आपसे पूछ ले कि FDM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका होगा फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग हमारा जो है FDM का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि FDM टेक्नोलॉजी जो है किसके लिए वर्क करती है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछ लेगा आपसे आपके एग्जाम में कि जो हमारा FDM टेक्नोलॉजी होती है वो किसके लिए वर्क करती है या किसके लिए कार्य करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारी FDM टेक्नोलॉजी होगी वो हमारी जो है प्लास्टिक फिलामेंट या मेटल वायर के इस्तेमाल पर के लिए वर्क करती है। तो आपसे पूछ लेगा कि फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो किसके लिए वर्क करती है। तो वो आपका हो जाएगा प्लास्टिक फिलामेंट या मेटल वायर के लिए हम FDM टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको फ्रेंड्स इसका जो है फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि FDM और आपका एक होता है FMS यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और ये आपका FDM यानी फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर किसका क्लास होता है। तो आपसे पूछ ले कि जो हमारा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है वो किसका क्लास होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होगा वो एक 3D कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर का क्लास होता है। तो आपसे पूछेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि निम्न में से किसमें 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का क्लास कौन सा होता है। तो यहाँ पर होगा 3D कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है वो 3D मॉडल सॉफ्टवेयर का क्लास होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म यहाँ पर बताए गए हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका पहला फुल फॉर्म है SLM यानी कि सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो हमारा SLM होता है इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपका होगा सेलेक्टिव लेज़र मीटिंग, हमारा SLM का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला फुल फॉर्म पूछा गया है LOM यानी कि लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपसे पूछ ले कि LOM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा अगला फुल फॉर्म पूछा गया है DLP। आपसे पूछा गया है कि DLP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तो आप चाहें तो इसका नोट भी कर सकते हैं कि जो हमारा DLP होता है इसका फुल फॉर्म होगा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है SLS यानी कि सेलेक्टिव लेजर
सिंटरिंग। तो ये आपका जो SLS है इसका फुल फॉर्म होगा सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग। जो आपका SLS होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो हमारा SLS यानी सेलेक्टिव लेजर सिंथरिंग होता है, ये सबसे कॉमनली यूज्ड टेक्नोलॉजी होती है। SLS बहुत ही हाई पावर लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि SLS जो है किस पावर लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे हाई पावर लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला फुल फॉर्म पूछा गया है कैड। तो इसके बारे में पता ही होगा कि कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, और कैम का जो फुल फॉर्म है वो आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। नेक्स्ट आपका ICG भी आपका आता है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो आपका फ्रेंड्स इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। ये क्या होता है कि इसके द्वारा जो है डेटा को जो है चित्रों के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, वो आपका होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक। चलिए थोड़ा सा ICG के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा फ्रेंड्स ICG होता है, इसका जो है डायरेक्टली जो संबंध होता है वो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम से होता है। इस सिस्टम में जो है डेटा को चित्रों के द्वारा एवं प्रतीकों के द्वारा हम मॉनिटर पर प्रदर्शित भी करते हैं, बल्कि इसमें हम मतलब जो हमारा सिस्टम है उसमें हम क्या बदलाव भी कर सकते हैं, उसको जोड़ भी सकते हैं, उसमें हम कुछ घटा भी सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसको हम ICG को हम फ्रेंड्स कैड का एक घटक बोल सकते हैं कि जो हमारा ICG सिस्टम होता है यानी कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक जो होता है वो हमारा कैड का एक घटक होता है, और जो हमारा डिज़ाइनर होता है इसका दूसरा घटक होता है। तो आपको ICG के बारे में थोड़ा जानकारी मिल गई होगी कि जो हमारा इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक होता है इसमें क्या करते हैं कि डेटा को जो है प्रतीकों के एवं चित्रों के माध्यम से मॉनिटर पर प्रदर्शित भी करते हैं। साथ ही साथ इसमें डेटा को हम बदल भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। हमारा अगला फुल फॉर्म पूछा गया है NC यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल। आपसे पूछ लेगा कि NC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका NC का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। लास्ट आपका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है कि FMS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आपका फुल फॉर्म होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये जितने भी मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फुल फॉर्म बताए, एक बार चाहें तो मैं आपका रिवीजन करा दूँ। SLM का फुल फॉर्म होगा सेलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग, LOM का होगा लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, DLP का होगा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, SLS का होगा सेलेक्टिव लेजर सिंथरिंग, और कैड का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ICG का इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक, और NC का आपका होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, और FMS का होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये था फ्रेंड्स आज का अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इसकी जो PDF है फ्रेंड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। लिंक आपको अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर आके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।